नमस्कार, मैं हूं राजेश गर्ग। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आया है चंडीगढ़ मेयर के चुनाव के मैटर पर कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने। अब जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब कुछ कह रहे हैं तो ये बात नज़र आती है प्रथम दृष्टया कि चंडीगढ़ में जो मेयर के चुनाव में बीजेपी जीती है वो हेराफेरी से जीती है। जो कहते थे भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे निगम पार्षदों की जो वोट है उसको इनवैलिड घोषित कर दिया है 8 वोट्स को, उस समय कन्फ्यूजन था कि क्या ये बात सच है। जिस प्रकार की वीडियो क्लिपिंग टीवी मीडिया में चली और आम आदमी पार्टी ने भी जारी की, उस वीडियो को देखकर डाउट तो होता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद ये तय हो गया है, लगभग तय हो गया है कि बीजेपी धांधलेबाजी में शामिल है, बीजेपी के नेता धांधलेबाजी में शामिल है। और उस चुनाव के तुरंत बाद जिस प्रकार से वहाँ के गवर्नर साहब ने इस्तीफा दिया है, उससे शक और ज़्यादा बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये बीजेपी, आम आदमी पार्टी या जो अन्य पार्टियां हैं, गड़बड़ तो सभी करते हैं। चुनाव जीतने के लिए, सत्ता में रहने के लिए किसी भी स्तर तक गिरने को तैयार हैं हमारे देश के ये नेता। ये महात्मा गांधी की जय बोलते हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर की जय बोलते हैं, उनकी फोटो लगाते हैं, भगत सिंह का गुणगान करते हैं। इनकी इन हालात से सिद्ध होता है कि ये सब ढकोसला करते हैं, इनके मन में चोर है और ये धांधलेबाजी में जब जिसको मौका मिलता है वो शामिल हो जाता है। बीजेपी के नेता जो कि बहुत ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली के अंदर, वो सब गायब हैं। कहाँ है वो स्पोक्समैन बीजेपी के? क्यों नहीं जवाब दे रहे कि अनिल मसीह ने जो बैलेट पेपर है उसमें गड़बड़ की और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 8 निगम पार्षदों की वोट को जो अवैध करारा था, वो अवैध वास्तव में उन्होंने अपने पेन के द्वारा निशान लगाकर किया था। आज के अखबार जो बोल रहे हैं, आज का जो मीडिया बोल रहा है और जो सारी वीडियो का और डिटेल जो सामने आया है, उससे ये लगभग सिद्ध हो जाता है कि बीजेपी के नेता भी सत्ता के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, जिस प्रकार की झारखंड में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ और बाकी जगह होने की तैयारी है। 2024 का चुनाव नज़दीक है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे एमएलए को खरीदने का प्रयास बीजेपी ने किया, 25-25 करोड़ रुपए की ऑफर की, और उस बात को लेकर बीजेपी के लोगों ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को जो शिकायत भेजी थी, उसके बाद जो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी को जो नोटिस थमाया है, उस नोटिस का ये मजाक उड़ा रहे हैं और इन्होंने उनका जवाब नहीं दिया। जिस प्रकार ईडी का मजाक लगातार सारे नेता, भ्रष्ट नेता उड़ा रहे हैं, उसी प्रकार दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने भी ऐसा ही किया और उन्होंने उस जो नोटिस था एसीपी क्राइम की तरफ से, उसका जवाब देना सही नहीं समझा। मतलब अपनी धींगामस्ती, मटरगस्ती और कानून को ना मानने का ये जो कार्य ये पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं, नेता लोग कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाने में जिस प्रकार से लोग लगे हुए हैं। और जब कोई पूछा जाता है कि जो 25 करोड़ रुपए देने वाले कौन लोग थे, किन किन लोगों को अप्रोच किया गया, तो उसका वो जवाब ना देकर अब इस बात को उछालने में लगे हैं कि मेयर चुनाव में बीजेपी ने धांधलेबाजी की। हाँ, हम भी कह रहे हैं, हमारा चैनल एक पारदर्शी चैनल है, पारदर्शी तरीके से बात करने में विश्वास रखता है। बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता था, नेता था, जिनको कि उन्होंने रिटर्निंग अफसर बनाया चंडीगढ़ के अंदर और उसने हेराफेरी करी, वो सामने नजर आ रही है, तो उसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, आतिशी व उनके पार्टी के प्रवक्ताओं को भी जवाब देना चाहिए कि किन किन लोगों को 25 करोड़ की ऑफर दी और किन लोगों ने दी, और यदि उनके पास रिकॉर्डिंग है
जिस प्रकार से उन्होंने चंडीगढ़ चुनाव की रिकॉर्डिंग तुरंत मीडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी और सबको दिखाया था, उसी प्रकार इनको बीजेपी के द्वारा किए गए प्रयास, प्रलोभन देकर खरीदने का जो प्रयास इनके एमएलए को करने का आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल ने और बाकी उनके प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने, उसका भी इनको वीडियो जारी करना चाहिए, ऑडियो वीडियो क्लिपिंग जो भी इनके पास जारी करना चाहिए। और आज एक नई खबर मैं देख रहा था कि आतिशी लगी हुई है ईडी को कोसने में कि ईडी ने ऐसा किया, ईडी ने वैसा किया, समय आने पर सबूत दे देंगे। ये सब लोग चुनाव तक एक दूसरे पर आरोप लगाकर जनता को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। जहां तक बात बीजेपी की है, मैं नहीं मानता कि बीजेपी भी ईमानदार है। नहीं, चंडीगढ़ में जो हुआ वो तो हुआ। मैं एक किस्सा आपको बताता हूं। अरविंद केजरीवाल तो शायद वीडियो ऑडियो ना दे पाए, अरविंद केजरीवाल तो शायद उनके एमएलए को खरीदने के लिए बीजेपी के प्रयासों के बारे में शायद ना बता पाए, लेकिन मैं बताता हूं डेट के साथ। 2013 में जिस समय आम आदमी पार्टी के 28 एमएलए थे और बीजेपी के 32 एमएलए थे, लेकिन कांग्रेस के समर्थन से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और अरविंद केजरीवाल 49 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर बनने की ललक में, क्योंकि किसी जोशी ने उनको बता दिया था कि आपका भाग्य बहुत तेज चल रहा है, जिस प्रकार से नई नई पार्टी आपने बनाई और आप चीफ मिनिस्टर बन गए दिल्ली के पहले चुनाव में, पहले प्रयास के अंदर, उसी प्रकार आप इस्तीफा देकर यदि आप चुनाव लड़ेंगे मोदी जी के खिलाफ तो आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ऐसी बात उस समय चर्चा में आई थी और उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। जमानत बचा पाए बड़ी मुश्किल से बनारस में, उसके बाद जब वापस दिल्ली आए तो उनके आसपास कुछ भी नहीं था और वो अपने एमएलए को बचाने में लगे हुए थे। उस समय मैं कह सकता हूं कि बीजेपी ने वास्तव में 10-10 करोड़ की ऑफर दी थी। मैं बीजेपी के नेताओं को कहना चाहता हूं, जो मैं बात कह रहा हूं उसका संज्ञान ले और मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाए कि जो मैं आरोप लगा रहा हूं, यदि मैं गलत लगा रहा हूं तो आप इस बात की रिपोर्ट लिखा सकते हैं और मैं उसके सबूत आपके सामने पेश करने को तैयार हूं। और मैं बता देता हूं डेट वाइज, जब बनारस से चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली आए तो उन्होंने देखा कि सारी भीड़ छट चुकी थी। घर में वो जो तिलक लेन पर उन्होंने एक वो जो छोटा सा बंगला लिया हुआ था, बंगला कहें या फ्लैट कहें, 3-4 कमरे का, उसके अंदर वो अकेले बैठे होते थे और अपने एमएलए को बुला बुला कर बात करते थे कि अब क्या होगा, अब क्या किया जाए। और कांग्रेस ने समर्थन देने से मना कर दिया, जबकि कांग्रेस के 8 में से 6 एमएलए आम आदमी पार्टी के संपर्क में थे। लेकिन वो निर्णय इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि वो जो एमएलए थे वो एक पद, मंत्री पद मांग रहे थे और एक कह रहे थे कि हमारा डिप्टी स्पीकर बना दिया जाए। और जो डिफरेंट बहुत सारे जो ग्रुप हैं, जो कमीशंस हैं, कमीशंस आप समझते हैं ना, जैसे मंडी की एक कमेटी है, इसी प्रकार अंडा कमेटी की है कमेटी है, और DSIDC है, DTDC है, DTC है, बहुत सारे और ऐसे कमेटीज हैं जिनका वो चेयरमैन बनना चाहते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की उनकी नहीं पटी और वो मामला अधर में रह गया। दूसरा, उस समय कांग्रेस को ये था कि यदि हमने इनको दोबारा समर्थन दिया तो ये दोबारा हमारी विधानसभा में बेइज्जती करेंगे, हम पर आरोप लगाएंगे और हमारे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो उस समय कांग्रेस की जो लीडरशिप, जो आजकल समझौता करने में लगी और समझौता लगभग कर लिया है, वही लीडर्स जो है उस समय उन्होंने समझौता नहीं होने दिया था। इस बात का मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं, इसलिए इस बात को कह रहा हूं। जो मैं बात कह रहा था बीजेपी के बारे में, बीजेपी भी सत्ता के लिए किसी भी स्तर पर गिरती रही है, गिरती थी, और इस बार का मुझे मालूम नहीं। लेकिन जो मैं बात बताना चाह रहा हूं, बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता ने एक विधायक से संपर्क किया। डेट है नवंबर 1, नाम भी बता दूंगा समय आने पर। 1 नवंबर 2014 को बीजेपी के बहुत बड़े नेता ने संपर्क किया एक एमएलए से और उनसे कहा, क्योंकि मैं अगले महीने मतलब दिसंबर 1 को मैं 73 साल का हो जाऊंगा और मोदी जी के आने के बाद 75 साल के बाद चुनाव लड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि 75 साल की एक लिमिट मोदी साहब ने लगा दी है और मैं 73 का हो जाऊंगा। तो मुझे पार्टी ने कहा है कि आप
जो एमएलएज हैं उनको जुटा लीजिए। पहले तो बीजेपी के 32 एमएलए जीते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के क्योंकि 3 लोग एमपी बन गए थे, तुगलकाबाद से रमेश भदौड़ी, महरौली से प्रवेश वर्मा और कृष्णानगर से डॉक्टर हर्षवर्धन, क्योंकि 3 लोग उनके जो पहले एमएलए थे एमपी बन गए, तो उनके पास टोटल सीट रह गई थी 29। और बहुमत सिद्ध करने के लिए उनको जरूरत थी 7 वोट की। 70 लोगों की विधानसभा है तो 35 + 1, तो उनको 36 लोग चाहिए थे सरकार बनाने के लिए। तो बीजेपी तोड़ जोड़ में लगी हुई थी, और जैसे ही उन्हें पता लगा कि कांग्रेस से कोई समझौता आम आदमी पार्टी का होने वाला नहीं है, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के एमएलए को अप्रोच किया। जिस एमएलए की मैं बात कर रहा हूं उसके सबूत मेरे पास है, इसलिए मैं केवल उसी की बात करूंगा। उन नेताजी ने विधायक से कहा कि मेरे पास 6 वोट तो हैं, यदि आप 1 वोट मुझे और दे दें। और उनका कहना था कि मुझे पार्टी की हाईकमान ने कहा है कि आप 1 वोट का इंतजाम और कर लें तो हम आपको 2 दिन बाद शपथ दिलवा देंगे। इस बात का, और यदि मैं वोट का इंतजाम नहीं कर पाया तो इस सरकार को, विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा और दोबारा चुनाव होंगे। इस बात को करते हुए उनके साथ एक विधायक भी मौजूद थे, लेकिन जब आम आदमी पार्टी के विधायक ने उनकी मदद करने के लिए मना कर दिया तो बड़े रुआसे से वे उन्हें कई बार रिक्वेस्ट की कि 10 करोड़ रुपए आप नहीं भी ले रहे हैं, जैसा कि हमें पता लगा है, कोई बात नहीं, आपसदारी में आप मदद कर दो, अगली बार चुनाव जिस विधानसभा से आप एमएलए हैं वहां से आप ही लड़ेंगे बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में, और आप मुझे मुख्यमंत्री बनवाने में मदद करें। लेकिन वो एमएलए साहब नहीं माने, और वो एमएलए साहब जो उनके साथ आए थे उन्होंने भी प्रयास किया, और जो बीच में दोस्त थे, उनके जो कॉमन फ्रेंड थे एमएलए के और वो बीजेपी के एमएलए के जो कॉमन फ्रेंड थे, उनकी फैमिली के बीच में ये बैठकर बात हुई। और मैं एक बात और बता देता हूँ कि उस समय सारे के सारे मोबाइल जो फ़ोन थे आपस में 4-5 जो लोग मौजूद थे, उन सबके उन नेताजी ने, जो मुख्यमंत्री बनने वाले थे, मुख्यमंत्री के इच्छुक थे, वो सब रखवा लिए। और उस समय उन एमएलए साहब ने कहा कि आप फ़ोन तो रखवा रहे हैं रिकॉर्डिंग से बचने के लिए, लेकिन जिस घर में आप आए हो, इस घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए उसमें तो आप आ गए कि आप बात करने आए हैं, यदि कल बात लीक होती है तो फिर आप क्या करेंगे? बोले देखा जाएगा, जो होगा वो बात की बातें हैं, लेकिन चलो हम बात करते हैं। और बात काफ़ी लंबी चली थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक ने उनको स्पष्ट मना कर दिया था कि किसी प्रकार की जो खरीदारी आप हम की ऑफर जो कर रहे हैं 10 करोड़ रुपए की, वो हमें नहीं चाहिए, और मैं किसी भी रूप में आपका समर्थन नहीं करूंगा। यदि आपके पास 6 विधायक हैं तो आप रखिए अपने पास, मुझे आपसे मतलब नहीं है। आप मेरे पास आए, मुझसे मुलाकात की, आप बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, और आप अपनी पार्टी को बोल दीजिए कि जिस एमएलए के पास आपने भेजा था वो नहीं टूटा। जबकि वो एमएलए अरविंद केजरीवाल के से नाराज था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो हरकतें आजकल आ रही हैं उस तरह की हरकतें पहले से शुरू कर दी थी। तो उस बात का जब विरोध उस एमएलए ने किया, जिससे कि बीजेपी के लोग मिलने आए हुए थे, 1 नवंबर 2014, मैं डेट बता रहा हूं आपको की बात है, तो उन एमएलए साहब ने कहा कि मेरा उनसे झगड़ा है और मैं अगला चुनाव भी लड़ने नहीं जा रहा हूं, और मैं आम आदमी पार्टी मुझे निकालना चाहे निकाल देगी, सच बात तो बोलूंगा, लेकिन मैं किसी भी तरह जिस पार्टी से एमएलए बना हूं उसको धोखा नहीं दूंगा और मैं आपका समर्थन नहीं करूंगा। काफ़ी जद्दोजहद के बाद वहां पर डिनर सर्व हुआ। डिनर करने के बाद उन नेताजी ने बोला कि कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, फिर अब नया चुनाव आप फेस करेंगे, मैं तो चुनाव लड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं 73 साल का दिसंबर 1 को हो जाऊंगा, तो जैसी आपकी मर्जी। और आपस में दुआ सलाम करने के बाद वो अपने घर चले गए और वो एमएलए अपने घर आ गए। अब आप सोच रहे होंगे यार ये क्या बातें कर रहे हैं, एमएलए साहब आए, कौन एमएलए आए, बीजेपी के एमएलए के साथ कौन से एमएलए थे जो युवा एमएलए थे। मैं बता देता हूं आपको, मैं केवल इतना बता देता हूं कि जो समर्थन मांगने आए थे बुजुर्ग एमएलए, बाद में वो अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, उसके बाद वो असम के गवर्नर बने,
उनको नागालैंड, मिजोरम, बाकी भी एडिशनल चार्ज सौंपे गए। आप इससे आइडिया लगा लीजिए। और उनके साथ जो एमएलए यंग आए थे, आप आइडिया लगा सकते हैं, इसी एरिया के थे, आउटर दिल्ली से थे। लेकिन एक नाम मैं आपको बता सकता हूं कि वो एमएलए कौन था आम आदमी पार्टी का जिससे वो समर्थन मांगने आए थे। वो एमएलए था मैं उस समय आम आदमी पार्टी का एमएलए था। मेरा नाम राजेश गर्ग है, जो पारदर्शी सफर इस चैनल के माध्यम से आपसे बातचीत कर रहा है। अब आप इस वीडियो को देखने वालों, ये जो मैंने बात कही है ऑथेंटिक बात है, सबूत भी हैं, सच बोल रहा हूं। सच दिखाना और बोलने का प्रण मैंने लिया था, आपको वायदा किया था। अब जो विषय आता है, विषय ये आता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, या वो झारखंड वाली जेएमएम, लालू जी वाली आरजेडी, मद्रास वाली, ये जितनी भी पार्टियां हैं, इनके नेता लोग इतने पैसे लाते कहां से हैं? दरअसल बात यह है कि जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अपना काम तरीके से नहीं करती हैं। चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो सीबीआई ईडी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे अन्य संस्थाएं हों, वो इन नेताओं के दबाव में रहते हैं। जो पार्टी सत्ता में होती है उनके दबाव में तो काम करते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों के खिलाफ काम क्यों नहीं करते, मुझे नहीं समझ आ रहा। ये तो भला है जुडिशरी का, कोर्ट्स का, चाहे लोअर कोर्ट्स हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जिससे ये देश चल पा रहा है। नहीं तो ये जो मठाधीश हैं, ये बाहुबली, ये पावर वाले नेता बहुत बुरा हाल कर चुके होते। आज भी देश के अंदर ईमानदार मेजॉरिटी में है जो ये भ्रष्ट लोगों को पकड़ा जा रहा है, या वो पकड़ में आ जाते हैं। नहीं तो जंगल राज करने में ये नेता सभी पार्टियों के कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। कार्यकर्ता रहेगा। जो इनके आडंबरों को नहीं मानेगा, इनकी गलत बातों को नहीं मानेगा, उन कार्यकर्ताओं को साइडलाइन कर दिया जाता है। ये सभी पार्टियों में होता है। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आप लोग, हम लोग जो वोटर हैं, वो इन पार्टियों का चक्कर छोड़कर जिस पार्टी से जो व्यक्ति अच्छा चुनाव लड़ रहा है उसको यदि वोट देकर जिताएंगे तो इन पार्टियों को अकल आ जाएगी। क्योंकि पैसे वालों को, गुंडों को, बदमाशों को, मठाधीशों को, अब तो धार्मिक लोग भी बहुत आ रहे हैं जिनके पास थोड़ी बहुत भीड़ होती है, पैसा होता है, उनको टिकट दे देते हैं और ये चुनाव जिताने में कामयाब हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन का भी तरीका ठीक नहीं है। जिस प्रकार से चुनाव में खर्च करने के लिए एक फंड रखा गया है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो जितना मर्जी खर्चा कर सकती है, इस प्रकार के जो नियम हैं उनको हटा देना चाहिए। चुनाव चिन्ह को भी हटा देना चाहिए। जब आदमी का चेहरा है, तो जब बैलेट पेपर पर या ईवीएम पर चेहरा लगता है तो फिर चुनाव चिन्ह की जरूरत नहीं है। ये मेरी एडिशनल आपको एडवाइस या सलाह, मेरा विचार है। हाँ, जो मैं कह रहा हूं, अंत में इस वीडियो को देखने वाले मित्रों, साथियों, भाइयों, बहनों, सच्चाई का साथ देने के लिए आगे रहो। और ये जो कार्यकर्ता हैं, कोई मोदी का गुणगान कर रहा है, कोई केजरीवाल का गुणगान कर रहा है, कोई राहुल गांधी का गुणगान कर रहा है, कोई वो हेमंत सोरेन का गुणगान कर रहा है, कोई लालू जी का गुणगान कर रहा है, ये हो क्या रहा है? सच को पहचानो, सच को स्वीकारो। बोलने की हिम्मत नहीं है तो बैलेट पर जवाब दो इनको, इन भ्रष्टाचारियों लोगों को। सही लोगों को सम्मान दो, ईमानदार उम्मीदवारों को आगे मौका दो। और यदि सारी पार्टियों के जो कैंडिडेट आपके एरिया में बेईमान हैं या आपको नहीं जचते हैं, तो नोटा का बटन दबाओ। इनको अपनी औकात मालूम हो जाएगी। मोदी साहब, आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आपके नेता बयान नहीं दे रहे तो आप बयान दे दी। चंडीगढ़ में जो हुआ, जिस व्यक्ति ने किया, अनिल मसीह, यदि वास्तव में दोषी है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। साथ ही आपकी ईडी जो भी कर रही है, मैं उसकी तारीफ करूंगा ईडी के ऑफिसर्स की, कि वो
कर तो अच्छा रहे हैं, पकड़ तो भ्रष्टाचारियों को रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो आप पर आरोप लग रहा है कि आपके पार्टी को लोगों को छोड़ दिया जाता है, ये बात तो सच नजर आ रही है। क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग चुनाव में आरोप लगाते थे और बाद के अंदर आपने देखा कि वो आपकी पार्टी में शामिल हो गए, तो उनको आपने जेल नहीं भेजा। बाकी लोगों को आप जेल भेजने की तैयारी करें, जेल भेजते रहें, बिल्कुल भेजते रहें, साथ में सबूत जुटाएं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने आपकी चोरी पकड़ ली और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की चोरी पकड़ ली, बाद में आप दोनों एक हो जाओ चुनाव में वोट लेने के बाद और आम पब्लिक ठगी जाए। बस मुझे आज इतना ही कहना था कि बीजेपी दूध की धुली हुई नहीं है। बीजेपी के नेता भी करप्शन में शामिल हैं, बीजेपी खरीद फरोख्त करती है। बीजेपी के इलेक्शन जो रिटर्निंग अफसर था, जो भी कमिश्नर बनाया था चंडीगढ़ में, उसने हेराफेरी की। ये सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन बता रही है उससे सिद्ध होता है। वीडियो देखने वालों में आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को आप देखने के साथ साथ शेयर भी करें। यदि आपको मेरी बात पसंद आई हो तो आप उसको लाइक करें, कमेंट जरूर करें, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। और साथ में एक अनुरोध और कर रहा हूं कि आप तक तुरंत ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि हमारे जो वीडियो देखने वाले लोग हजारों में पहुंच गए हैं और एक वीडियो को तो 1 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं, लेकिन सब्सक्राइबर कम है। तो साथ साथ पारदर्शी सफर जो यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी करें और साथ में उसके बाद एक आइकॉन आएगा, बेल आइकॉन, घंटी का बटन, उसको दबाएं तो जो ऑल लिखा आता है उसको भी क्लिक कर देंगे, प्रेस कर देंगे, तो तुरंत आपको हमारी सारी खबरें, नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचेंगी, जिससे कि आप देश भर में जो हो रहा है उसको तुरंत जानने में आपको मदद मिलेगी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये वीडियो देखा, और पसंद ना आए तो मैं कह रहा हूं आपको, आप कमेंट करें, जैसा मर्जी कमेंट करें, भाषा अच्छी रखें, लेकिन यदि कोई कमी है, कुछ गलत मैंने बोला हो तो उसके बारे में भी मुझे बताएं। मैं आपका आभारी रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।